लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और सीडीएससीओ के एक्सपर्ट प्रोफेसर सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं। ये जो नकली दवाओं जी, का इतना बड़ा रैकेट सामने आ रहा है, जी, तो आप लोग को क्या लगता है कि कितना गंभीर मामला है और कौन कौन सी दवाएं नकली मिल रही हैं? जी। ये रुचि जी बहुत ही गंभीर मामला है और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, बीमारी पकड़ता है, इलाज किससे करता है? दवा से करता है। लेकिन दवा ही अगर स्टैंडर्ड की नहीं है, तो एक तो रोगी और पेशेंट के बीच में जो रिश्ता है वो विश्वास गड़बड़ाने लगता है कि डॉक्टर साहब पहले तो आप 2 दवाएँ लिखते थे, हम ठीक हो जाते थे, अभी ठीक नहीं हो रहे हैं। अब जिसको बुखार है और डॉक्टर ने दवा ली वो नहीं उतरेगा, तो डॉक्टर को समस्या हो जाएगी, डॉक्टर को भी और मरीज को भी। अब आपने ठीक कहा, अभी 2-3 साल पहले 55 दवाएं सीडीएससीओ यानी भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है, उसके नीचे एक संस्था काम करती है जिसका नाम है सेंटर फॉर ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सीडीएससीओ ने 55 दवाएं की लिस्ट ऐसी जारी की थी जिसमें बुखार की दवाएं, डायबिटीज की दवाएं, बीपी की दवाएं थी जो सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। अभी लखनऊ के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं तो बधाई भी दूंगा इसकी जो इंचार्ज हैं रोशन जैकब जी, कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर ये खुलासा किया है। और अभी भी जो लिस्ट आई है करीब 250 से ऊपर की दवाएं हैं, जिसमें डायबिटीज़ की दवा है, जिसमें ब्लड प्रेशर की दवा है, जिसमें जो दर्द की दवा है, जिसमें कैंसर की दवाएं हैं। ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनके हमारे यहाँ देश में करोड़ों करोड़ मरीज हैं। अब ये दवाएं जो, इसमें इंसुलिन भी पाया गया है कई जगह गड़बड़। तो अब अगर आप सोचिए कि रोगी विश्वास के साथ, डॉक्टर के विश्वास के साथ दवा ले रहा है, अगर वो सब स्टैंडर्ड है, हमको चाहिए मान लो 500 मिलीग्राम पैरास्टामॉल और उसमें मिली है 300 मिलीग्राम, तो बुखार उतरेगा ही नहीं। हमको शुगर कम करने के लिए मान लो 10 यूनिट हमें ज़रूरत पड़ती है, अब उसमें 4 ही यूनिट है, 6 यूनिट है या पानी भरा है, वो सब स्टैंडर्ड कहीं से आई है, तो कहाँ से शुगर कंट्रोल? वो तो हाइपरग्लाइसीमिया में चला जाएगा, शुगर कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह बीपी की दवा है, अगर मरीज बीपी की दवा ये विश्वास के साथ खा रहा है कि भाई ये तो मेरा सालों साल से विश्वास था, बीपी कम हो जा रहा है, लेकिन दवा खाते हुए अब रोज बीपी तो नापेगा नहीं, और मान लीजिए कभी अचानक बीपी बढ़ गया, तो सोचिए उसको क्या हो सकता है। उसको हार्ट अटैक हो सकता है, उसको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, और उसको बहुत सारे अन्य कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है और ये उजागर हुआ है, और इसकी जो और आगे की कार्रवाई वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसे आपने अभी देखा कि जी, इसमें कौन कौन सी जी, जी, दवाएं जी, जी, अभी जो नकली पकड़ी जी, गई हैं, जी, इनके बारे में अगर कुछ आप थोड़ा सा। जी, जी। बिल्कुल ठीक है कि कई जगह तो कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। अब एक उदाहरण के तौर पर जितनी वैक्सीन है, या जैसे रेबीज वैक्सीन है या और जो इमरजेंसी काम आती है, एंटी स्नेक वेनम है, इन सबको कोल्ड चेन में रखना होता है। अब 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इन्हें रखना पड़ता है। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, तो अब ये वैक्सीन नहीं है, ये दवा नहीं है, ये सिर्फ पानी है। तो आप सोचिए इसका क्या होगा मरीज का। तो ये भी देखा गया है। दूसरी अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड है, जो एफएसडीए की छापामारी में मिली हैं। लाइफ सेविंग दवाएं हैं, जैसे एंटीबायोटिक मिले हैं, पेन किलर मिले हैं। एक चीज़ और है कि फर्जी बिलिंग हुई है, और फर्जी लेबलिंग हुई है, और फर्जी दवाएं मिली हैं। 3 चीज़ें फर्जी मिली हैं। अब लेबलिंग में उन्होंने देखा कि भाई ये कंपनी बहुत पॉपुलर है, उसका लेबल फर्जी लगवा दिया, और फर्जी ब्रांड उसमें लगवा दिए। तो ये तो एक तरह से इन पे तो 2 किस तरह के केस बनना चाहिए, सब स्टैंडर्ड का भी और एक फोर्जरी का भी। अब ऑइंटमेंट और ट्यूब भी इसमें आए हैं, जैसे अब कुछ जो है थ्रोम्बोफोब है, ये खून का थक्का जोड़ने की, जो हम लोग ये नस में वीगो लगाते हैं, तो थ्रोम्बोफोब लगा दें तो उसको थक्का नहीं बनता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब वो भी नकली पाया गया। इसी तरह जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जैसे हमने बताया, निमोनिया की दवा है, अस्थमा की दवा है, किडनी की दवा है, लिवर कैंसर की दवा है, ये सब डुप्लीकेट या एक्सपायर्ड दवाएं पाई गई हैं। और कुछ ऐसी दवाएं पाई गई हैं जो किसी और के लिए थी और बिक रही थी, जैसे यूपी गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, या दूसरे की ईएसआई की दवा नॉट फॉर सेल। अब ये तो चोरी है दवा की साफ साफ। तो ये भी एक, लेकिन एफएसडीए ने बहुत अच्छा और एसटीएफ से मिलकर ये क्रैक डाउन किया है, जिससे कि काफ़ी मेरे ख्याल से लगता है कि अब, और इसमें भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से शायद एफआईआर वगैरह भी की जा रही है। तो अब आप सोचिए कि एंटी स्नेक वेनम, रेबीज की वैक्सीन, ब्लड प्रेशर, शुगर, इंसुलिन, इन सब दवाओं के साथ खेलवाड़ होगा तो किस रोगी की जान बचेगी?
सब खतरे में आ जाएंगे। लेकिन जो पेशेंट है वो क्या करे? क्योंकि डॉक्टर दवा जी लिखता है, वो जाता है केमिस्ट के यहाँ जी और दवा खरीद लेता है। उसके पास तो कोई ज़रिया नहीं उसको जाँच करने का। जी। वो क्या, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, अभी मैं एक आपके सामने एक दवा कंपनी वाले से बात कर रहा था, स्टैंडर्ड कंपनी है। तो मैंने उससे पूछा, तो कहा सर पब्लिक डोमेन में तो ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जैसे 2 तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक कंपनियाँ खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं। जो खुद मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं वो एक वहाँ पर एक गूगल फॉर्म स्कैन करने के लिए एक लेबल लगा होता है। तो उसको जैसे ही पेशेंट स्कैन करेगा उसकी पूरी प्रोफाइल आएगी, कब बनी, एक्सपायर तो नहीं है, क्या इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसकी जो जाँच होती है, जाँच की गई, नहीं की गई, वो सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी तरीके से क्या होती है, कंपनी खुद नहीं बनाती हैं, कुछ दूसरी एजेंसी से बनवाती हैं। अभी जैसे इन्फॉर्मेशन जैसे आ रही है, जैसे कुछ पौंडचेरी में दवाएँ बन रही हैं, बद्दी हिमाचल में बन रही हैं। इन सब जगहों से फर्जी दवाएँ बन रही हैं। फर्जी मतलब अधोमानक यानी सब स्टैंडर्ड। चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो क्वांटिटी में हो। मतलब 500 मिलीग्राम की जगह 350 मिलीग्राम लगा दी। लेकिन लो डोज़ की दवा खाई जाएगी तो उस दवा के खिलाफ ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये दूसरी समस्या है। अगर उसमें कोई मिलावट है, जैसे कोई जहरीली तत्व मिले हुए हैं, कोई ऐसे हैं जो प्योरिटी, जब हम दवा बनाते हैं तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं। मान लीजिए वो प्रोसेस नहीं हुई बनाने में, तो उसमें ऐसे एलिमेंट बने हो सकते हैं कि जिससे एलर्जी की रिएक्शन हो सकती है, एनाफाइलैक्सिस हो सकता है और मरीज को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो मरीज कैसे पहचाने भाई, इसके लिए तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है। हर जिले में एक ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए और रेगुलर इसकी चेकिंग होनी चाहिए। और हमको लगता है कि एफएसडीए डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है। इसी तरह से अगर सब जिले में भी एक्टिव रहेगा तो की जा सकती है। हाँ, लेकिन अगर किसी पेशेंट को, अटेंडेंट को, जैसे मैंने कहा कि वो दवा पे अगर वो मिल जाए क्यूआर कोड, तो उसको स्कैन करके प्रोफाइल पता कर सकता है। जैसे आप तो एक्सपर्ट जी कमिटी में हैं, तो वहाँ जी। भी इस तरह के मामले आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं। जो आप सोचिए कि सबसे पहले कोविड के दौरान जो पैरास्टामॉल का आया था, वो सीडीएसओ ही नहीं, उन्हीं के इंस्पेक्टर ने लाया था। अभी 2 साल पहले जो 55 दवाओं की लिस्ट थी, उसमें बहुत पॉपुलर दवा है कैल्शियम की, वो तक पाई गई। कई लोगों के सीरम कैल्शियम लेवल हमारे यहाँ कम पाए गए, तो मैंने पूछा उनसे, भाई कौन सा कैल्शियम नहीं खाते हो? बोले सर सालों साल से हम खा रहे हैं। कौन सी दवा खा रहे हैं? तो उसने वही नाम बताया जो उसमें लिस्ट में शामिल था। तो सीडीएसओ एक राष्ट्रीय संस्था है और नेचुरली उसकी लिमिट अपनी कम है। लेकिन ये जो मशरूमिंग हो गई है मैन्युफैक्चरिंग हब्स की और कंपनियों की, इसको कंट्रोल करना तो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही काम है, उनको करना पड़ेगा। यूपी के खाद्य और रसद मंत्री मनोज पांडे हमारे साथ हैं। ये जिस तरह से यूपी में जो ड्राइव चल रही है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, तो कितना गंभीर इस मामले को मानते हैं और सरकार कितनी सीरियस इस चीज़ को लेकर? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई इन दवाओं का मतलब रहता है और मैं समझता हूँ कि एक बीमार व्यक्ति जो जीवन और मृत्यु से जूझ रहा हो, उसे डॉक्टर कोई दवा लिखे, वो दवा क्वालिटी की ना मिले, वो दवा प्रभावशाली ना मिले या वो दवा नकली दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये तो मानवता के साथ क्रूर मज़ाक है पैसे कमाने के लिए और धन अर्जित करने के लिए। और सरकार इस पर गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको लेकर बहुत गंभीर हैं और इस पर लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। आम मरीज के साथ, गरीब मरीज के साथ या भी जो भी स्वास्थ्य के कारणों से लोग दिक्कत में हैं, उसमें नकली दवाएं बेचना कतई स्वीकार नहीं है उत्तर प्रदेश में। और जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से जेल के शिकंजे के पीछे जाएंगे। सरकार मरीजों के साथ कोई भी धोखा, छलावा या ठगी वो स्वीकार नहीं कर रही है और मुख्यमंत्री जी तो इस विषय में बहुत गंभीर हैं और सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है और बिल्कुल करना चाहिए, इसलिए कि तमाम ऐसे उदाहरण आते हैं कि गलत दवाओं के कारण लोगों की जान चली गई। चंद पैसों को कमाने के लिए लोग मानवता को तार तार करते हैं। तमाम जगहों पर ये शिकायतें भी मिलती हैं कि कुछ डॉक्टर्स वो बाहर की भी दवाएं लिख देते हैं। यह भी निश्चित रूप से बहुत गलत है। आज उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में प्राथमिक और उच्च स्वास्थ्य केंद्र, आप देखिए लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आज यूनिवर्सिटी बन गई। नहीं यूनिवर्सिटी है तो यम्स जैसे हॉस्पिटल्स आ गए। आज सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत गंभीर है और लगातार उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड काम हुआ है।
जहाँ एक्स-रे मशीन नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ सीटी स्कैन मशीन हो गई। जहाँ वेंटिलेटर की लोग कल्पना केवल लखनऊ मेडिकल कॉलेज में करते थे, आज लगभग हर जिले में वेंटिलेटर सुविधाएँ हो गई। लोगों को तमाम तरीके की वो जो आधुनिक सुविधाएँ जिससे वो वंचित रहते थे, आज सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर हुई हैं, इन्हें और बेहतर बनाने के लिए सरकारें आज लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर तो रही ये है। जो दवाओं का रैकेट है कि नकली दवा बना के बेच रहे हैं, उसमें स्पेलिंग गलत करके सेम नाम लिख दे रहे हैं या बारकोड लगा के नकली दवा एक ही बैच नंबर से बेच रहे हैं, कितना मुश्किल है सरकार के लिए ये ड्राइव चलाना और पकड़ना ऐसे लोगों को जो नकली दवा बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये चुनौती है और ये विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हमने कहा कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें जब बहुत गंभीर हैं। एक गाँव में रहने वाला व्यक्ति, अगर आपने एक स्पेलिंग चेंज करके और सेम डिब्बी में उसे पैक कर दिया, तो व्यक्ति तो अपने जीवन को बचाने के लिए आपके मुँह माँगे धनराशि को दे करके वो चीज़ें लेके जा रहा है, लेकिन जब वो उसका उपयोग करता है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होती है। इसलिए कि उसका उपदेश ही केवल पैसे को कमाने के लिए किया गया है। तो इस पे सरकार काम कर रही, बड़े नीचे स्तर तक काम कर रही, एक-एक दुकानों पर जाँच हो रही, जहाँ पर शिकायतें आ रही, वहाँ पर जाँच हो रही है और ख़ासकर जो आपने एक ये बिंदु कहा कि एक स्पेलिंग चेंज करके एक किसी बड़ी कंपनी की नकली दवा और डुप्लीकेट दवा बनाना, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपराध है और इस पे जो भी कानून की धाराएँ हैं, जो आईपीसी में हमको धाराएँ मिली हैं, उनके खिलाफ उनका उपयोग किया जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई। दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं। ये जो लगातार अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं, आपका जो मार्केट है अमीनाबाद, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रेड्स हो रही हैं, तो किस तरह से आप लोग इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो ये इंस्पेक्शंस और रेड का नाम दिया कि जो भी प्रोसेस चल रहा है, हम एज ए संघ, एज ए समिति इसका स्वागत करते हैं और इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि ट्रेडर जो आज काम कर रहा है उसके पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि जो दवा वो खरीद रहा है, चाहे कंपनी से या कहीं बाहर से भी, दिल्ली या बॉम्बे से, जहाँ से भी, वो उसका हमारे पास जो पावर है वो ये है कि हमारे पास बिल होना चाहिए, बैच नंबर मैच करना चाहिए और इसी भरोसे पे वो ट्रेडर माल वो खरीद लेता है। लेकिन अब उसमें मैनिपुलेशन हो रही है कहीं से कि बैच नंबर भी आपके पास है, आपके पास बिल भी है, आपने बैंक से पेमेंट भी करी है, उसके बाद भी वो प्रोडक्ट नकली सॉल्व हो रहा है। हम ट्रेडर्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस टॉपिक पे कई बार एसटीएफ से और हमारे जो भी आयुक्त हैं उनसे भी बात वार्ता हुई है, ऑनलाइन भी हुई है कि जैसे आज ट्रेड में रेड पड़ी, रेड कह सकते हैं, जो रेड नाम ही लिया जाता है, रेड पड़ी तो उसमें किसी दुकानदार से कोई दवा का डिब्बा उठाया गया, उसने बिल दे दिया, उसने बैच नंबर मिला दिया, सब कुछ सेल परचेज दे दिया। उसके बाद भी नेक्स्ट डे न्यूज़ पे या अखबारों में ये छप जाता है कि फला दुकान से लाखों की नकली दवा बरामद हुई। ठीक है जी, हम मेरे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम दवा खरीदते समय, अपनी दुकान से बेचते समय हम ये समझ सकें कि ये नकली है या असली है, लेकिन अधिकारी लोग उसको या पत्रकार लोग उसको नकली कर देते हैं। अब उसका रिवर्स क्या हो रहा है कि एक तो हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है, दूसरा मार्केट की बदनामी हो रही है। जो हमारे समाज के लोग हैं जो ट्रेड से संबंधित नहीं है, उन्होंने तो उंगली उठा दिया कि ये नकली दवा इनके मार्केट में बिक रही है। तो हम तो स्वागत करते हैं, ये रेगुलर इंस्पेक्शन होने चाहिए। दूसरी जो समस्या आ रही है नकली और असली, हमारे ट्रेड में लाइसेंसेस बहुत आसानी से बन रहे हैं। इसका विरोध हम लोग कई बार कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। अब लाइसेंस कोई भी हाई स्कूल का पास व्यक्ति उसको लाइसेंस बन जाता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मैनिपुलेट करके बनवा लेते हैं। अब अगर अमीनाबाद में किसी समय में आज से 10 साल 15 साल पहले जहाँ 300-400 दुकानों का होलसेल का लाइसेंस था, आज अमीनाबाद में कम से कम 900 दुकानों के होलसेल के लाइसेंस हैं। शहर के बाहर भी होलसेल के लाइसेंस हैं। आज एज ए यूनियन, एज ए संघ,
हम लोगों को पता नहीं होता कि कितने लाइसेंस हमारे यहाँ हैं। तो सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए कायदे से कि अगर कोई नया लाइसेंस पहली बात तो थ्रू संघ जाए तो संघ के खाते में उसके रिकॉर्ड में हो कि ये नया लाइसेंस ही है, हम अपने लेवल से उसको मॉनिटर करें। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट से सीधे बन रहा है तो डिपार्टमेंट हमको इन्फॉर्म करे कि भाई आप इस एरिया में ये फर्म का लाइसेंस नया बना है, तो हम कुछ उससे जवाबदेही तय करें। समय समय पे हम लोग बाजार में एजुकेट करते हैं कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, असली हो सकती है, नकली हो सकती है, लेकिन वो चीज़ें कार्य रूप में आ नहीं पाती हैं, तो हम तो स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो नकली दवाओं की बात है, ये आती कैसे हैं? कहाँ से आ रही हैं? आप लोग क्योंकि इस फील्ड में इतने साल से हैं, तो कहाँ ज़्यादा नकली दवाएँ बन रही हैं और कैसे यहाँ सप्लाई हो रही है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आज से करीब 18-19 साल पहले इसी टॉपिक पे हमारा सहारा में भी लाइव वो हुआ था कि उसमें अब ये है कि हम ट्रेडर हैं। हर कारोबारी सोचता है कि हम सस्ते से सस्ता परचेज करें और अपनी दुकान पे कॉम्पिटिटिव रेटों से माल बेचें। हम दवा के शेप को, उसकी डिज़ाइन को बदल नहीं सकते। जिस रूप में आता है उसी रूप में सिर्फ हम उसको बेच सकते हैं। अब सरकार को, प्रशासन को, शासन को जब भी या ऐसी एपिसोड आती है कि आपको कहीं से नकली दवा मिली, आप उसकी तह में जाइए। हमारे पास मान लीजिए हमारे दुकानदार ने कहीं से खरीदा, उसने किससे खरीदा, फिर उसने उसको किसने बेचा, अंत में तो आप जाएंगे ना कि किसने बनाया। अगर दवा बनती नहीं है तो दुकानदार के पास आती नहीं है, चाहे वो असली हो चाहे नकली हो। तो अब जब एपिसोड ऐसे होते हैं तो शासन प्रशासन को जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां, मैं बड़ी छोटी का पैरामीटर नहीं है, लेकिन जिनके पास भी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है उन कंपनियों का थारे सर्वे होना चाहिए कि ये क्या बना रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं। जब ये छोटी छोटी यूनिटें भी बहुत सारी उत्तराखंड में और ये बद्दी उद्दी सब जगह जगह पे छोटी छोटी यूनिटें लगी हुई हैं कि जिनका ये पता है कि अगर आपको किसी मेडिसिन का जो है वो 500 डिब्बे का मैन्युफैक्चरिंग आपको करवानी है तो वो 500 डिब्बे की मैन्युफैक्चरिंग आपको करा के दे देता है। 500 हमको बना दिया, वही मेडिसिन जो है 500 दूसरे को बना दिया, अलग अलग ट्रेड नाम रख दिया। तो बेस जड़ तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में है। तो शासन प्रशासन को मैन्युफैक्चरिंग पे अटैक करना चाहिए। हम लोग तो ट्रेडर हैं, जैसा आएगा वैसा बेचेंगे। हम देख कर, हम जो हमारे हाथ में है वो यही है कि हमारे पास बिल है, हमारे पास बैच नंबर है, बैंक से हमने पेमेंट करी है। इसके अलावा हमारे पास और कोई पावर नहीं है और कोई जिम्मेदारी हम अपनी तय नहीं कर सकते। अगर शासन प्रशासन के कुछ दिमाग में ऐसा है कि ये जिम्मेदारी भी और इस तरीके से आप अपना परख करें, क्योंकि बदनाम दवा बाजार हो रहा है। दवा बाजार का व्यापारी आज कारोबार के बिना, जिस दिन दवा बाजार में इंस्पेक्टर लोग रेड करते हैं, आप विश्वास करिए कि पूरे अमीनाबाद का सारा कस्टमर बाहर का जो होता है वो लापता हो जाता है। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए। ये जो नकली दवाएँ यहाँ पकड़ी जा रही हैं, लगातार रेड्स हो रही हैं, तो आप लोग तो डॉक्टर हैं, आप स्किन की डॉक्टर हैं, तो कभी ये प्रॉब्लम आपको लगता है कि हाँ, ये दवा नकली? देखिए, कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट ने, हमने कोई दवा प्रिस्क्राइब की, उसने नहीं खरीदी, पर जाके कहीं और से दवा खरीदी और लगाने लगा। अब जो वापस आता है तो हमें लगता है कि वो कहता है मैम ठीक तो नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं ठीक तो होना चाहिए था, ऐसा क्या हुआ कि रिस्पॉन्स नहीं आया। कभी दवा चेक करो तो लगता है कि ये तो कुछ अलग से डिफरेंट लग रहा है, नाम तो ठीक है पर शायद वो नकली है या क्या है। तो उसमें ये होता है ठीक तो नहीं हुआ और ज़्यादा बिगड़ गया, तो उसमें पेशेंट का एक तो विश्वास हट जाता है, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो कई बार हमने अपने क्लिनिक में देखा है। अच्छा, बिगड़ क्या जाता है? जैसे दवा अगर जैसे स्किन पे लगा दी, तो किस तरह का उसका रिएक्शन हो जाता है? देखिए, जैसे दवा हमने दी थी किसी के लिए, मुहासों के लिए दी या इन्फेक्शन के लिए दी, तो अब वो ठीक तो नहीं हुआ, हमारी रेडनेस आ गया, बहुत इरिटेशन हो गया, रैशेस बनने लगे एक्जिमा टाइप से, या पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि मैम ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा दाने निकल आए हैं या इन्फेक्शन वर्स हो गया है। तो ऐसे हम लोग को कई बार लगता है, तो लगता है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए।
बहुत बिगड़े नहीं, मतलब ठीक ना हो, पर बिगड़ना तो नहीं चाहिए, पर बिगड़ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां होती हैं कि कुछ मेडिकेशन में फॉल्ट था या था। तो वो चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ती कि मेडिकेशन कहाँ से पेशेंट खरीद रहा है, ऑथेंटिक जगह से खरीद रहा है कि नहीं, ऑथेंटिक फार्मेसी से खरीद रहा है कि नहीं, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको क्या, जैसे ये जो नकली दवा का रैकेट है कि लोग कह रहे हैं कि हिमाचल से, राजस्थान से, उत्तराखंड से नकली दवाएं बन के आ रही हैं, तो आपको कभी ऐसा लगा आपके यहाँ दवाएं भी आती हैं कि कोई लॉट गड़बड़ है? हाँ, बिल्कुल हमने नोटिस किया है। कभी-कभी पूरा लॉट में ऐसा लगता है कि सम पेशेंट कंप्लेनिंग कि इसका टेस्ट थोड़ा अलग है, या सर आप तो देते हैं नॉर्मली बच्चा 2 दिन में ठीक लगने लगता है, इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। सो वी गो बैक एंड क्रॉस चेक। ये अगर हमारा पार्ट ये है कि हम सही से डायग्नोज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा डायग्नोसिस सही बैठता है, तो देन वी एक्सपेक्ट कि पेशेंट आइदर दवाई ठीक से ले और सही दवाई ले। ठीक से ले के लिए हम तो उसको पूछ सकते हैं कि तुमने जैसे बताया था वैसे लिया कि नहीं लिया। अब सही से सही दवाई लिया कि नहीं लिया, उसके लिए बहुत बार वो डब्बा लेके आते हैं, नहीं भी लेके आते हैं, सर वो ख़त्म हो गया। तो उसके इसमें कन्फ्यूज़न तो होता है, देन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, तो बोलते हैं देखो ये आपको लेना है, ये लाके दवाई दिखा के फिर लेके जाना। दैट इज़ आवर वे ऑफ क्रॉस चेकिंग कि वो सही दवाई उसको मिल रहा है। क्योंकि बच्चों में तो नुकसान भी बहुत रैपिडली होता है। क्या आप जो पेशेंट हैं, जो उनके लोग आते हैं, उनको क्या आप सलाह देंगे कि कैसे वो नकली दवाओं से बचें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ भी दवाई लें एक ऑथेंटिक स्टोर से लें। देयर आर लाइसेंस स्टोर्स जो बहुत डिस्काउंट के चक्कर में सस्ते छोटे-मोटे दुकानों से ना लें। बहुत बार हम क्रॉस चेक करने के लिए अगर हम पेशेंट के बारे में कंसर्न है कि उसको सही दवाई मिले, तो हम बोलते हैं दवाई लाके यहाँ पे क्रॉस चेक पे एक बार दिखा के चले जाना, ताकि हम डोज़ आपको सही से समझा दें। बहुत हेवी डिस्काउंट वाले स्टोर से बचें, मुझे लगता है दैट इज़ अ ट्रैप ऑफ़न। ऑनलाइन स्टोर्स जहाँ पे आप दवाई वापस नहीं कर पाते हैं, आई वुड ऑलवेज़ रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि मैं वहाँ ना जाऊँ। क्योंकि जो अगर मैंने सही दवाई दिया है, तो अगर गड़बड़ होगा तो मैं वापस भी ले लूँगा। अगर दवाई सही नहीं है, तो देखिए दवाई वापस लेने के लिए वो मना करेगा। तो जहाँ स्टोर्स मना करते हैं हम वापस नहीं लेंगे, वहाँ हम बोलते हैं देखो आपको केयरफुली खरीदना चाहिए, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, कोई अच्छी जगह से लीजिए। पेशेंट जब भी खरीदे ना, तो उसमें जैसे पैकेजिंग पे देखे, उस पे एक बैच नंबर होता है, एक्सपायरी डेट होता है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, तो उसको ज़रूर चेक करें तभी ले। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता मिल रहा है, सस्ते के चक्कर में कभी भी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्रीम्स में तो बहुत बार होता है बच्चों का स्किन जल भी जाता है या पिगमेंटेशन आने लगता है अगर गलत क्रीम यूज़ कर लिया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेश कंज्यूमर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है देखिए। जब कंज्यूमर अवेयर हो जाएगा देन दीज़ थिंग्स विल ग्रेजुअली स्टॉप। हमारी क्लिनिक में तो आज ही एक पेशेंट आई है, उसने बोला कि मैम नहीं ठीक हो रहा है, तो क्या है, मैंने कहा तो आपने दवा, बोले वो तो हमने खरीद ली थी, वो वहाँ पे हमारे तो ख़त्म हो गया था ट्यूब, तो हमने खरीद लिया। हमने कहा दिखा दीजिए क्या है, तो वो बोला वो तो नाम याद नहीं है, लेके भी नहीं आए हैं, दूर से आए हैं। तो हमने कहा ठीक है अगली बार ले आइएगा, पर अभी फ़िलहाल के लिए ये खरीद लीजिए, करिए, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब आपने क्या खरीदा, क्या लगाया, मैंने क्या प्रिस्क्राइब किया था, वो डिफरेंट हो जाता है। तो कई बार फार्मासिस्ट जो अगर क्वालिफाइड नहीं है, तो वो भी जो दे रहे हैं उनको अगर नाम सिमिलर लगता है तो दे देते हैं। हो सकता है वो ऑथेंटिक मेडिकेशन ना हो, वो पेशेंट यूज़ करता रहेगा, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उससे।